नमस्कार दोस्तों, जेट के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में अपन मृदा विज्ञान का जो लास्ट टॉपिक लिया था, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, उसी को कंटिन्यू करने वाले, उसी को आगे करने वाले हैं। तो उसके कुछ क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिए थे ऑलरेडी। जैसे पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन जो मात्रा के आधार पर था, उनके आवेश के आधार पर था, धातु अधातु को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में जो आगे बचे हुए वर्गीकरण उनको पढ़ेंगे और उन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पोषक तत्व का पोषक तत्व का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे, या अपन बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे, कार्य के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन के बेसिस पे अपन बात करें तो बेसिकली इनको चार मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 4 कैटेगरी, चार कैटेगरी, चार भागों में बांटा गया। अगर अपन सबकी बात करें अलग अलग, तो सबसे पहला जो कैटेगरी है, सबसे पहला जो प्रकार है, वो आता है आधारीय पोषक तत्व। कौन सा आता है? आधारीय पोषक तत्व। आधारीय पोषक तत्व किसको कहते हैं ये सब जानते हैं। देखो अपन ने पढ़े थे कुल कितने 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से 3 आधारीय पोषक तत्व है जिनको पौधा कहां से लेता है? हवा और पानी से लेता है या जल से लेता है। कौन से थे ये 3? CH2। तो कौन से हो गए ये आधारीय पोषक तत्व? है CHO। कौन से होते हैं? CHO होते हैं। और ये क्या करते हैं? आधारीय पोषक तत्व क्या करते हैं? पौधे की जो संरचना होती है, उस संरचना का क्या होते हैं? आधार होते हैं। और लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं ये पौधे का? ये पौधे का लगभग 96% भाग बना। देखो अपन डिटेल में इनके बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीजें ध्यान में रखेंगे। आधारीय पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की संरचना का आधार होते हैं। संरचना का आधार का मतलब पौधा जो है वो किस आकृति का है, कैसा है, इन सब का आधार कौन सा होते हैं? आधारीय पोषक तत्व। सिंपल सी भाषा में बोले तो पौधे का कंकाल का निर्माण कौन करते हैं? आधारीय पोषक तत्व करते हैं। कौन से है? CHO आधारीय पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, लगभग 96% भाग बनाते। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पोषक तत्व है संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक। पौधे की संरचना का निर्माण करते हैं और ऊर्जा नियामन का या ऊर्जा नियामक का कार्य करते हैं। देखो अब अपन देखेंगे कि ये वाले जो आधारीय पोषक तत्व थे ये भी संरचना का आधार थे, यानी संरचना बना रहे थे। यानी ये संरचना का आधार होते हैं जिनसे संरचना मुख्य रूप से बनती है। और यह संरचना उसकी आगे की संरचना, जैसे अपन बात करें कंकाल बन गया, कंकाल के बाद उसको कौन सी आकृति देनी है, कौन सा संरचना देनी है, उस संरचना का निर्माण कौन से करते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व करते हैं। और ये संरचना के आधार होते हैं। इसी के साथ साथ ऊर्जा का क्या करते हैं? नियामन करते हैं। यानी ऊर्जा को क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे और उसको क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे या संग्रहित कर लेंगे। यानी पौधे में उसको क्या करेंगे? संग्रहित कर लेंगे। और संग्रहित करने के बाद में जब इसकी जरूरत होगी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। ऐसे पोषक तत्व संरचनात्मक और ऊर्जा नियामक कहलाते हैं। अब देखो इनको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। अपन पढ़ते आए स्टार्ट से, प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? NPK। और द्वितीयक या फिर गौण कौन से हैं? CAMGS। ये अपन पढ़ते आए। प्राथमिक NPK, द्वितीयक या गौण हो गए CAMGS। लास्ट का डिजिट चेंज कर दो, यानी
आपके पास में क्या बन गया, NPS और CaMg और K। यानी लास्ट में पोटेशियम और सल्फर है, दोनों को प्रतिस्थापित कर दो एक दूसरे से, ऊपर जो NPK था उसकी जगह S लगा दो और CaMg कर दो। ठीक है, अब बस आपके दो ग्रुप बन गए, अब दोनों ग्रुपों को डाल देना। देखो यहां पे ध्यान से देखो, संरचनात्मक और ऊर्जा नियामक, यानी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ऊर्जा के लिए अपन बात करते हैं ATP और ADP, काम में आते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी फॉस्फोरस होना चाहिए तभी तो बनेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोनों ग्रुपों में देखो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में है, फॉस्फोरस इस ग्रुप में है, तो यहाँ पे संरचनात्मक और ऊर्जा नियामक का उदाहरण हो गया NP और S। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे दो ग्रुप बनाने अपने को, NPK की जगह S लगा देना है और ऐसे ही CaMgS की जगह K लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ग्रुप जिसमें फॉस्फोरस आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऊर्जा के लिए ATP ADP चाहिए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, यानी फॉस्फोरस का होना जरूरी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्ड टाइप की, तो थर्ड आता है अपना, देखो अपन ने दो पढ़ लिए, दोनों में अगर कोई कंफ्यूज है आपको तो आप इसको वापस से रीड कर सकते हो, वापस से देख सकते हो। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। आधार ये संरचना का आधार होते हैं और उदाहरण क्या है, CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा लगभग 96% भाग बनाते हैं। ऐसे संरचनात्मक और ऊर्जा नियामक से ध्यान रखना है, ऊर्जा को एक जगह संग्रहित करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और ऊर्जा नियामक में अपन बात करें तो ऊर्जा नियामक के लिए फॉस्फोरस ही है, क्योंकि फॉस्फोरस से ADP और ATP बनता है, क्योंकि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो दोनों ग्रुप में अपने पास में क्या है, NPS और CaMg और K, तो फॉस्फोरस वाला ग्रुप सीधा इस श्रेणी या इस भाग में आ जाएगा। यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम हो तो फिर से आप देख सकते हो इसको। अब नेक्स्ट जो थर्ड अपन पढ़ेंगे ये आएगा आपका, जिसमें अगले वाली कैटेगरी आ जाएगी आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ठीक है, तो ये वाले कौन कौन से होते हैं, ये उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन नियामक एवं वाहक। यानी ये क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं का नियामन करते हैं, उपापचय क्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियामन करते हैं, और पोषक तत्व के वाहन का कार्य करते हैं, या फिर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन के वाहन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे इस श्रेणी में कौन से आ जाएंगे, आपके सेकंड वाले आ जाएंगे। कौन से बच गए थे आपके पास में, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कौन से आगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। याद कर लो, नियामक और वाहक किसको नियामन या किसका नियामन करते हैं, उपापचय क्रियाओं का। किसका करते हैं, उपापचय क्रियाओं का नियामन या नियंत्रण करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन के वाहन का कार्य कौन से करेंगे, ये वाले करेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो लास्ट है पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण, वो है एंजाइमों को उत्प्रेरित करने वाले, यानी ऐसे पोषक तत्व जो एंजाइमों को उत्प्रेरित करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है, यहां याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने देख लिया आधारीय पोषक तत्व आगे CHO, प्राथमिक और द्वितीय के आगे चाहे उल्टे सुल्टे होके आगे, लेकिन प्राथमिक भी तीनों पूरे हो गए, द्वितीयक भी तीनों पूरे हो गए। NP और K प्राथमिक हो गए, CMG और S द्वितीयक भी हो गए। तो बच गए कौन से, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो एंजाइमों को उत्प्रेरित करने वाले की श्रेणी में क्या आ जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। और इनमें भी मुख्य रूप से अपन बात करें तो कौन सा आता है, जिंक और आयरन मुख्य रूप से एंजाइमों को उत्प्रेरित करने वाले की श्रेणी में आता है। तो ये चारों आपके पोषक तत्वों के कार्य के आधार पर वर्गीकरण थे। आधारीय पोषक तत्व, संरचनात्मक और ऊर्जा नियामक। यहाँ पे फिर आ गया नियामक या नियंत्रक भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है नियामक ही बोलो, नियंत्रक भी बोल लो, वाहक बोल लो, एंजाइमों को उत्प्रेरित करने वाला। जो नेक्स्ट अपना अगला वर्गीकरण है
वो है पोषक तत्व का चालकता के आधार पर। अब देखो पोषक तत्व की चालकता दोनों जगह पढ़ेंगे अपन, मृदा में भी पढ़ेंगे और पौधों में भी पढ़ेंगे। तो मृदा में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है और पौधों में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चालकता के आधार पर अगर अपन बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोबिलिटी। अब चालकता के आधार पर पोषक तत्वों को अपन दो जगह देखेंगे, एक तो पढ़ेंगे कि मृदा में कौन से पोषक तत्व चालक है और दूसरे पढ़ेंगे अपन पौधों में। दूसरे कहां पढ़ेंगे? पौधों में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन से पोषक तत्व है जो मृदा में अधिक चालक है और कौन से ऐसे पोषक तत्व है जो पौधों में अधिक चालक। अब देखो मृदा में चालकता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहली कौन सी आती है? चालक। दूसरी कौन सी आती है? कम चालक। तीसरी कौन सी आती है? अचालक। अब चालक की जगह अपन बोल सकते हैं इसको अधिक चालक भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चालक बोल लो या अधिक चालक बोल लो, एक ही बात है। कम चालक और अचालक। अब याद करने का अच्छा सा तरीका है, देखो मृदा कण की बात कर रहे हैं, मृदा की बात कर रहे हैं, तो मृदा का कण है और कण के ऊपर आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। मृदा कण के ऊपर आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश। तो मृदा कण के चारों तरफ हो गया आपके ऋण आवेश। अब ये किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा? धनावेशित कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, आयन के रूप में होते हैं, या तो धनायन होते हैं या फिर ऋणायन होते हैं। अब मृदा क्या करेगी? सारे धनायनों को अपने चारों तरफ बांध के रखेगी। अब चालक कौन बचा? देखो सारे धनायन तो चारों तरफ बंध गए, तो चालक कौन बचा? ऋणायन बचा। ऐसे अपन बात कर लेते हैं, आपके पास में 5 पशु, आपने 2 को बांध दिया, तो चालक कौन से बचे जो सब पूरे खेत में घूम सकते हैं? जो बंधे हुए नहीं है, जो खुले हैं वही तो चालक हो गए। ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ पे मृदा कण की सतह से सारे धनायन बंध गए, तो बच गया क्या? ऋणायन। तो मृदा में चालक कौन से होते हैं? ऋणायन मृदा में चालक होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, एक अपवाद भी है, सभी ऋणायन प्लस मैग्नीज। मैग्नीज क्या है? एक धनायन है, लेकिन फिर भी ये मृदा में चालक होता है। सारे ऋणायन तो क्या होते हैं? मृदा में चालक होते ही होते हैं, लेकिन एक धनायन भी चालक होता है, वो कौन सा होता है? मैग्नीज। अब कम चालक की बात करें तो कम चालक कौन से हो गए? सारे धनायन हो गए। और अचालक आपको याद करना, केवल एक ही चीज आपको याद करनी है। कौन से होते हैं अचालक? मृदा में अचालक होते हैं फॉस्फोरस और जिंक। मृदा में अचालक कौन से होते हैं? फॉस्फोरस और जिंक। अब ऐसे ही पौधों में बात करें तो पौधों में इनको 4 श्रेणियों में मुख्य रूप से बांटा गया है। अब ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी है इनको पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, देखो सबसे पहली श्रेणी आती है आपकी, जिसको अपन बोल सकते हैं चालक बोल लो या फिर अधिक चालक बोल लो। अभी भी बात, पहले भी बात की थी अपन थोड़ा टाइम पहले। जो दूसरी श्रेणी आती है वो आपकी आती है मध्यम चालक, ये एक और जुड़ जाता है इसमें। तीसरी आती है कम चालक और चौथी आती है, लास्ट आती है अचालक। 4 श्रेणी आ गई, चालक या अधिक चालक, मध्यम चालक, कम चालक और अचालक। अब देखो इनको देखते हैं अपन। सभी प्राथमिक पोषक तत्व पौधों में चालक होते हैं। सभी प्राथमिक पोषक तत्व पौधों में चालक होते हैं। प्राथमिक का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पौधों में चालक होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व हमेशा पौधों में चालक होते हैं। दिमाग में बिठा लेना ये बात कि प्राथमिक पोषक तत्व हमेशा पौधों में चालक होते हैं। मध्यम चालक एक पोषक तत्व होता है जिंक। आपके क्वेश्चन आता है ज्यादातर कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में मध्यम चालक है? तो पौधों में मध्यम चालक कौन सा है? जिंक पौधों में मध्यम चालक। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर जिंक ऑप्शन में नहीं हो,
जिंक ना होने पर आप क्या कर सकते हो, वहां पे मैग्नीशियम को कर सकते हो, लेकिन कौन सी स्थिति में, जब जिंक वहां पे ऑप्शन में नहीं है। तो मध्यम चालक कौन सा होता है, जिंक। जिंक ऑप्शन में नहीं है तो मैग्नीशियम। अब आपको कम चालक याद करने ही नहीं है, जो बच जाएंगे वो कम चालक में आ जाएंगे। अचालक याद कर लो। अचालक यहाँ पे क्या होते हैं, कैल्शियम और बोरॉन। पौधों में अचालक कौन से होते हैं, कैल्शियम और बोरॉन। और मृदा में अचालक कौन से होते हैं, फॉस्फोरस और जिंक। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन फिर से पैदा होता है कि पौधों में और मृदा में दोनों में दो दो पोषक तत्व अचालक है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मृदा वाले पौधों में चले जाते हैं, पौधे वाले मृदा में चले जाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, आपको हमेशा केवल पहली लाइन याद रखनी है, पौधों में चालक या अधिक चालक हमेशा प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, यानी एनपीके होते हैं। अब पौधों में अगर एनपीके क्या है आपके, अधिक चालक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि फॉस्फोरस अधिक चालक में भी आ जाए और अचालक में भी आ जाए। तो फॉस्फोरस वाला ग्रुप यानी फॉस्फोरस और जिंक मृदा में हो जाएंगे, और बचा हुआ कैल्शियम और बोरॉन आपके पौधों में जाएगा। दो ग्रुप बना लिए, फॉस्फोरस जिंक का, कैल्शियम और बोरॉन। अब पता करना है कौन सा मृदा में कौन सा पौधों में, तो आपको याद क्या करना है, अधिक चालक मृदा में प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, यानी एनपीके। तो फॉस्फोरस वाला जो भी समय होगा वो अचालक मृदा में हो जाएगा, और कैल्शियम बोरॉन का पौधों में हो जाएगा। यहां तक तो ये चालकता के आधार पर वर्गीकरण था। यहां तक आपने देखा कि कौन से पोषक तत्व है मृदा में चालक है, कौन से पौधों में चालक है। सिंपल वर्गीकरण है, बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, देखो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर आएंगे। तो मृदा में चालकता क्या है, इससे पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों पर पौधों पर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन पौधों में क्या चालकता है, इसका पोषक तत्व की कमी के लक्षण पहले कहां दिखाई देंगे, पौधों में, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि चालकता पौधों में जितनी होगी, जैसी होगी, उसी के आधार पर पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आएंगे। तो कहां पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आएंगे, इसके बारे में पर देख लेते। तो सबसे पहले यहां पे देखो, पोषक तत्व की कमी के लक्षण। अब देखो ये लक्षण कहाँ आएंगे, तो इन लक्षणों के आधार पर अपन बात कर सकते हैं कि मुख्य रूप से ये चार जगह आते हैं। कितनी जगह आते हैं, चार जगह आते हैं। ठीक है, अपन ले लेते हैं एक पौधा। ठीक है, आपके ये एक पौधा है, और इस पौधे में यहां पत्तियां है। अपन एक ही तरफ बना लेते हैं, दोनों तरफ की जरूरत है नहीं। यहां भी पत्तियां है, और एक थोड़ा अपन ऊपर और बना लेते हैं। ये हो गया आपका शीर्ष भाग। ठीक है, देखो ये पत्ती कौन सी है, ऊपर वाली पत्ती सबसे ऊपर आ रही है, ऊपर की पत्ती है। ये पत्ती कौन सी है, नीचे वाली पत्ती है। और ये दोनों कौन सी है, मध्यम या फिर बीच वाली पत्ती। ठीक है, आ गया समझ में। ये तीन होगी, नीचे वाली पत्ती, ऊपर वाली पत्ती और मध्यम। ऊपर पौधों में कभी आपने देखा होगा जो नई पत्तियां होती है वो हमेशा कहाँ आती है, ऊपर की तरफ आती है। तो अपन पहला लिख लेते हैं ऊपर की पत्तियां या फिर नई पत्तियों पर। ठीक है, दूसरा अपन लिख लेते हैं नीचे वाली पत्तियों पर या फिर पुरानी पत्तियों पर। सबसे पहले ऊपर की पत्तियों पर या फिर नई पत्तियों पर। दूसरा क्या हो गया, नीचे की पत्तियां, पुरानी पत्तियां। तीसरा अपन लिख लेते हैं दोनों पर, ऊपर और नीचे की, या फिर अपन बोल सकते हैं मध्यम पर। और चौथा आ गया आपके इस शीर्ष भाग पर। चार जगह पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आ गए, ऊपर की पत्तियों में, नीचे वाली पर, दोनों में या फिर मध्यम में, और शीर्ष भाग। अब देखो यहां से पौधा पोषक तत्व ले लिया। पोषक तत्व लेने के बाद ये पौधे में क्या करेंगे, चालक रहेंगे या अचालक रहेंगे। जो चालक रहेंगे वो सीधे ऊपर चले जाएंगे, जो अचालक रहेंगे वो नीचे रह जाएंगे। जो ऊपर चले गए उनकी कमी के लक्षण नीचे आएंगे, जो नीचे रह गए उनकी कमी के लक्षण ऊपर आएंगे। तो देखो पौधों में चालक कौन से हैं,
प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके, तो एनपीके कहाँ चले गए, ऊपर की तरफ चले गए, तो नीचे कमी के लक्षण किसके आ गए, जो चालक थे, या सॉरी जो ऊपर चले गए तो नीचे कमी के लक्षण किसके आ गए, जो चालक थे उन्हीं के कमी के लक्षण नीचे आ गए। क्यों आए, क्यों, क्योंकि ये जो चालक थे ये सीधे ऊपर चले गए तो नीचे तो ये रहे नहीं ना, तो नीचे नहीं रहे तो नीचे वाली पत्तियों पर किसके कमी के लक्षण आते हैं, एन पी और के। तो ये रहा नीचे वाली पत्तियों पर कमी के लक्षण आते हैं एनपीके के। अब इसके अलावा अपवाद की बात करें तो यहाँ पे आता है मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण भी कौन सी पत्तियों पर आते हैं, नीचे वाली पत्तियों पर आते हैं, अपवाद के रूप में आपको ध्यान रखना। फिर से देख लेते हैं, पौधे ने पोषक तत्व लिए, जो पोषक तत्व चालक थे यानी प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके चालक थे वो सीधे ऊपर चले गए। क्यों, क्योंकि इनकी चालकता ज्यादा है तो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पोषक तत्व रुके ही नहीं, ये तो सीधे आगे निकल गए, तो इनकी कमी के लक्षण कहाँ रह गए, जहां ये नहीं रुके यानी नीचे वाली पत्तियों पर। तो एनपीके कमी के लक्षण नीचे वाली पत्तियों पर आ गए, अपवाद में मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम ले लिया। दोनों पत्तियां या मध्यम पत्तियों पर किसके आएंगे, जो मध्यम चालक है धीरे धीरे चलता रहेगा सभी जगह जाएगा, तो मध्यम चालक या दोनों पत्तियों पर बराबर लक्षण किसके आएंगे, मध्यम चालक के, तो यहाँ पे जिंक के आगे। शीर्ष भाग पर किसकी कमी के लक्षण आएंगे, जो बिल्कुल चालक नहीं है, भाई जो मध्यम चालक या कम चालक वो थोड़ा बहुत तो पहुंचेगा शीर्ष भाग पर, लेकिन जो अचालक है वो तो पूरा यहीं रुक जाएगा, बिल्कुल भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो शीर्ष भाग पर किसके आएंगे, जो अचालक है यानी कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण कहाँ आएंगे, शीर्ष भाग पर। बाकी जो भी सारे बच गए वो नहीं या ऊपर वाली पत्तियों पर आएंगे। आपको केवल ये चीजें बताई जाती, जितना कम हो सके उतना कम याद करो और जितना ज्यादा आउटपुट आपको मिल सके उतना लो। आपको देखो बहुत सी चीजें मैंने बताई है, यहाँ पे वहां पे देखो कम चालक याद नहीं करना, यहाँ पे नई पत्तियां याद नहीं करनी, बाकी जो बच गए वो सारे कहाँ आ जाएंगे, नई पत्तियां या ऊपर वाली पत्तियों पर। नीचे वाली पत्तियों पर किसके आएंगे, जो अधिक चालक थे सीधे ऊपर चले गए, उनकी कमी के लक्षण नीचे आ गए, एनपीके, अपवाद मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। यहाँ पे जिंक आ गया, यहाँ पे शीर्ष भाग पर कैल्शियम और बोरोन आ गया। तो ये सारे पोषक तत्व की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कौन सी जगह आते हैं, जैसे जैसे ये कमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये पूरी पत्तियों पर आ जाएंगे लक्षण, लेकिन सबसे पहले कहाँ दिखाई देंगे, ये सारा अपने को इस चार्ट से पता लग रहा। आज की वीडियो में अपन यहीं तक रखने वाले, इसी के साथ धन्यवाद।